सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजरें बना रखी हैं। पिछले 2 घंटों में पीएम मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इधर विपक्ष घटना पर दुख तो जता रहा है, लेकिन योगी सरकार पर सवालों की बौछार भी कर रहे हैं, जो अजीब सा लगता है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ हुई भगदड़ में कितने तीर्थयात्रियों की जान गई, ये अब तक पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा लोगों की जान गई और कई घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर है कि घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लिहाजा मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। महाकुंभ में करोड़ों लोगों की भीड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि संगम नोज अखाड़ा मार्ग और नाग वासुकी मार्ग पर फिलहाल भारी दबाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। इस समय प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। सीएम के मुताबिक 5.5 करोड़ श्रद्धालु ने महाकुंभ में स्नान किया। संगम नोज पर लगातार दबाव बना हुआ है, लेकिन प्रशासन मौके पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 बार बात हुई। उन्होंने मौजूदा स्थिति को लेकर हालचाल लिया है। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। प्रयागराज में भारी भीड़ का दबाव है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि संगम नोज पर स्नान जरूरी नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहीं के निकटतम घाट पर स्नान करें। संगम नोज की तरफ आने से बचें। अलग अलग अखाड़ों के संतों ने कहा कि पहले श्रद्धालुओं को स्नान करने दीजिए। भीड़ कम होने पर अखाड़े स्नान करेंगे। पूरे कुंभ क्षेत्र में घाट बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वे जहाँ हैं उसी घाट पर स्नान करें। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे द्रोणापीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको
महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद खबरें सामने आने लगी कि महाकुंभ के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसका रेलवे विभाग ने खंडन किया। रेलवे अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में जो खबरें चल रही हैं, उसके मुताबिक किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया, ताकि महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। जानकारी के मुताबिक भगदड़ के बाद कुछ ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया। अब तक सब कुछ पहले की तरह सामान्य है। इधर विपक्ष घटना पर दुख जता रहा है और सरकार पर सियासी हमला भी बोल रहा है। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहां के जो पुराने वीडियोस आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफी वहां विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और आज मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बावजूद भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, आज वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से ये पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि निश्चित इस दुखद घटना में अपना पूरा सहयोग करें। उनकी जो लोग हताहत हैं उनकी पूरी व्यवस्था करें। सरकार से मैं कहूंगा तत्काल अस्पताल की व्यवस्था की जाए और जिनके साथ घटनाएं घटी है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर परिवार को उनको तुरंत ये सूचना देकर उनको सारी सुविधाएं दी जाए, उनकी बॉडी को पहुंचाया जाए। प्रयागराज महाकुंभ हुई भगदड़ पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, मंत्री देश विदेश में निमंत्रण बांट रहे थे महाकुंभ का। महाकुंभ में सब अपने आप आते हैं, किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार सिर्फ ब्रांडिंग में लगी रही। महाकुंभ के लिए आवंटित बजट को अधिकारी भ्रष्टाचार का पलीता लगाते रहे। मुख्यमंत्री जी तैयारियों की अंतिम तिथि 4 बार बढ़ाते रहे, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पाए। आज अव्यवस्था का आलम यह है कि तमाम श्रद्धालुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और संतों ने भी इसलिए स्नान का बाइकाट किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकुंभ को अपने फोटो और वीडियो सेशन का अड्डा बनाकर रख दिया है। सिर्फ वीआईपी कल्चर। हमारी चिंता पहले दिन से तैयारियों को लेकर है और हमने सवाल खड़े किए कि वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो, महाकुंभ में श्रद्धालुओं, जो आम श्रद्धालु, उसके लिए इंतजाम हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने किसी सुझाव को नहीं माना। उसके साथ साथ जो जरूरी इंतजाम थे वो भी नहीं किए। आज इसी वजह से घटना हुई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम नुकसान हो। भाजपा सरकार ने महाकुंभ का पूरी तरीके से मजाक और अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं को उनके ऊपर छोड़कर रख दिया है। महाकुंभ में भगदड़ की बात कोई पहली बार नहीं है। साल 1954 में आयोजित महाकुंभ में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। शाही स्नान के लिए लाखों लोग संगम तट पर थे। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। कहते हैं कि उन्हें देखने के लिए लगी भीड़ के कारण ही भगदड़ मची। हालांकि उस समय के अखबारों में देखें तो कहानी कुछ और ही है, लेकिन उस वक्त 800 लोगों की मौत हो गई थी। इस वक्त मौजूदा वक्त में प्रयागराज में भारी भीड़ है। हालांकि भीड़ को अब नियंत्रित कर लिया गया है, फिर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। अधिक जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। घनश्याम, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? क्या प्रशासन की ओर से अब एक्टिव होने की जो बात की जा रही थी, किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है? घनश्याम, जो बीती रात हादसा हुआ, जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसमें जो है उसके बाद जो है तत्काल जो है प्रशासन जो है एक्टिव मोड में रहा और तुरंत जो है स्थिति को नियंत्रण में किया गया है और अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है।
और जो श्रद्धालु आए हैं वो स्नान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हादसे के बाद जहां साधु संतों ने जो कहा था कि अमृत स्नान यानी आज के स्नान को वो स्थगित कर रहे हैं, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो गई है तो उन्होंने कहा कि इस परंपरा को हम नहीं तोड़ेंगे और इस परंपरा को निभाते हुए आपको बता दें रवि की अभी कुछ देर पहले ही शाही स्नान की शुरुआत हो गई है और सभी 13 अखाड़े जो है इस पवित्र स्नान में शामिल हो रहे हैं। जी रवि। अच्छा घनश्याम, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक हो चुकी हैं, पवित्र जो स्नान है यहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं। मौके पर अगर बात की जाए तो कई लोगों की मौत की खबर आई, और घायलों की अगर बात की जाए तो उनको लेकर क्या स्टेटस है अभी? जी आपको बता दें रवि कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और हमने कुछ देखा भी जाके इस दृश्य को, तो आपको बता दें कि कुल 17 लोगों की अभी तक पुष्टि हो पा रही है मौत की, और जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है एक डायरेक्टरी भी वो कर दी है, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट अस्पताल भी इन मरीजों को तुरंत तत्काल भर्ती करें और इनका इलाज तुरंत कराएं। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और उसका जो भी पेमेंट होगा वो राज्य सरकार करेगी। तो आपको बता दे रवि कि इन सब चीजों को देखते हुए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी से बात की है और स्थिति पे जो है पूरा जो है अपना ध्यान रखे हुए हैं और गृह मंत्री भी इसके साथ लगे हुए हैं। हाँ। यानी कुल मिला के बता दें कि इस भगदड़ की स्थिति के बाद जो है बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम किया गया और प्रशासन जो है बिल्कुल एक्टिव रही और तुरंत जो है नियंत्रण किया गया। हाँ, हालांकि जहां तक मौत की बात है, 17 लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल है जिनका इलाज चल रहा है। ठीक है घनश्याम, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। अब बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है और स्वास्थ्य से। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज कई योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें अब गांधी शताब्दी अस्पताल में हफ्ते के 7 दिनों सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से होगा। उन्होंने बताया कि रायपुर अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ के लिए सरकारी आवास का भी लोकार्पण किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ देहरादून डीएम सविन बंसल, सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं पत्रकार मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य विभाग के कई समसामयिक विषयों को मेरे तक भी लाते हैं और जनता तक भी लाते हैं। आज देहरादून में लगभग 7 योजनाओं का हम लोग उद्घाटन भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। एक तो अब 7 के 7 दिन बच्चों का टीकाकरण जो है नियमित रूप से होगा। दूसरा, ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं। तीसरा, हम सीएमओ आवास, हमने पहली बार सीएमओ को आवास दिया है, उसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। चौथा, हमारा जो रायपुर का हॉस्पिटल है वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय बन रहा है और उस उप जिला चिकित्सालय में अब हर प्रकार के डॉक्टरों की भी नियुक्तियाँ की जाएंगी। मैं जिलाधिकारी जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ और अपने विधायक जी का भी कि उनके प्रयासों से यहाँ पे अब बच्चों को खेल खेल में भी जो है टीकाकरण हो जाएगा। कई बार बच्चे जो है हाइपर भी रहते हैं, माँ बाप भी उनके दिक्कत में रहते हैं, लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। और अभी तक हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे टीकाकरण होता था, अब 7 × 24 घंटे यहाँ पे क्या होगा, टीकाकरण किया जाएगा। तो अब मुझे लगता है क्योंकि देहरादून में लोग बहुत बिजी भी रहते हैं और मैं अपनी डीजी मैडम का, सीएमओ का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और उप जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं अब लोगों को मिलेगी। तो दून में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये कहा है कि कई चीज़ों को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। खासतौर पर बड़ी बात यह है कि रायपुर को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया गया है। ऐसे में वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टरों की कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी। ब्लड बैंक जो कि लोगों के लिए अब देखते हैं कि जब वक्त पर वहाँ पर ब्लड चाहिए होता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर ऐसे में ब्लड बैंक को भी और अपग्रेड किया गया है तो इससे निश्चित तौर पर मरीज और तीमारदारों को फ़ायदा होगा।
तीसरी बात टीकाकरण, जो कि छोटे बच्चे उनके टीकाकरण को अब 2 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा अच्छा काम किया गया है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जो स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें अगर इसको विस्तार से समझें तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी और लोगों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा? जी बिल्कुल, देखिए देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो सके, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो सके, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आज के बात की जाए तो गांधी शताब्दी जो अस्पताल है उसमें यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक 7 दिन जो है बच्चों के लिए टीकाकरण जो है वो हो सकता है और इससे कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा। लोगों को जो लंबी भीड़ में खड़ा होना पड़ता है और समय कम होने की वजह से कई बार लोगों को जो है वो बच्चों का टीका नहीं लगवा पाते, माता पिता, इस तरीके की कोई परेशानी होती है। तो ऐसे में अगर सप्ताह में 7 दिन जो है अगर इस तरीके से जो है टीकाकरण होगा सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक यानी कि रात के 8 बजे तक, तो उसमें थोड़ा समय का भी जो वो होगा, समय भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में बच्चों को टीकाकरण की जो है वो आसानी जो है उसमें हो सकती है। तो ऐसे में काफी अच्छा फैसला भी है अगर सही तरीके से इस पर कार्य होता है और सही तरीके से जो ये फैसला लिया गया, जो ये चीजें की गई है, अगर वो सही तरीके से धरातल पर उतरती भी है। इसी के साथ ही रायपुर अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय जो है बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण किया गया। तो ऐसे में वो उप जिला चिकित्सालय वहाँ पर बनेगा, उससे भी जो देहरादून वासियों को काफी जो है फायदा उससे भी वो मिलेगा। इसी के साथ साथ ही जो है एक सीएमओ के लिए भी जो है आवास का लोकार्पण भी वहाँ पर किया गया है ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। इस सीएमओ के लिए भी वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं जो है वो की गई है। इसी के साथ साथ ही गांधी शताब्दी में पहले से भी कई तरीके के जो है कार्य किए गए, कई तरीके की जो है वहाँ पर स्पेशल केयर यूनिट भी जो है वो बच्चों के लिए की गई थी, उसका भी लोकार्पण जो है वो किया गया था, वो भी चालू है। तो इस तरीके से गांधी शताब्दी अस्पताल में लगातार व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत लगातार इस तरीके के फैसले भी ले रहे हैं और गांधी शताब्दी अस्पताल हो या फिर अन्य अस्पताल, उनमें मेडिकल सुविधाएं जो है वो और बेहतर तरीके से की जा सके, उसको लेकर कार्य लगातार प्रदेश में जो है वो किया भी जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो लोकार्पण है वो धरातल पर किस तरीके से उतरता है, सही तरीके से अगर धरातल पर ये तमाम चीजें होती हैं और जो फैसले ले गए उसके अनुरूप अगर कार्य होता है, तो ऐसे में आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है लोगों को इससे काफी फायदा भी मिलेगा और जो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को इसकी निजात जरूर मिलेगी। बिल्कुल ठीक है अरुण आपने कि अगर स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी की जाती है तो इससे निश्चित तौर पर लोगों को फायदा मिलेगा, खासतौर पर अगर देहरादून की बात करते हैं। अरुण, अगर बात की जाए, क्योंकि देहरादून में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दून अस्पताल भी है, इसके अलावा जिस तरीके से आपने रायपुर की बात की कि उसे उप जिला चिकित्सालय भी बनाया जा रहा है, डॉक्टरों की कमी को लेकर अक्सर सवाल उठते गए हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टरों की कमी है वो भी दूर होगी, दावा किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल स्थिति जो अभी बनी हुई है अन्य अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की, वो किस तरीके से है और जो दावे किए जा रहे हैं कि डॉक्टरों की जो अब कमी है उसको दूर किया जाएगा, इस पर किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार आगे काम कर रही है? जी देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा जो अस्पताल, अगर दून अस्पताल की बात की जाए, जो प्रदेश का अपना अस्पताल है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में मरीज जो है उसमें आते भी हैं और कई बार भीड़ की वजह से लोगों को, काफी मरीजों को, उनके तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में लंबी लंबी लाइनें भी लगती है और एक मरीज पर, कई मरीजों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। तो ऐसे में इससे भी काफी मुसीबत होती है। सबसे अधिक जो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट की कमी प्रदेश में हो, चाहे वो जो एक्सरे करने हो या अल्ट्रासाउंड को लेकर, इन डॉक्टरों की जो है कमी लगातार प्रदेश में देखी भी जा रही है और ऐसे इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से एक योजना ये भी चलाई गई थी और जो सीनियर डॉक्टर है उनके लिए जो है उनकी फीस को बढ़ावा देने को, क्योंकि कई बार इस तरीके की चीजें भी सामने आती है कि प्राइवेट अस्पताल जो है डॉक्टरों को वो काफी फीस भी देते हैं, तो इस वजह से डॉक्टर जो है सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए उनकी फीस में भी वृद्धि की गई थी और इस तरीके से योजना भी चालू की गई थी। तो इस तरीके से तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी जल्दी पूरी होगी। तो ऐसे में कब तक, हालांकि दावे अभी तक जो है वो पूरे तरीके से धरातल पर नहीं उतरे, पूरी तरीके से वो सही साबित नहीं हुए हैं। अभी भी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और खासतौर पर अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर जो है पहाड़ चढ़ना वो नहीं चाहते, तो इसको लेकर कई तरीके की समस्या लोगों को देखने के बढ़ते, कई बार लोगों को अपनी
जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे में इसको लेकर आगे किस तरीके के कार्य किए जाते हैं, कब तक ये समस्या प्रदेश में दूर होती है, यह तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर की। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने फेसबुक के जरिए दलित युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता की गर्भवती होने पर 2 बार गर्भपात भी कराया। पीड़िता ने पुलिस पर मामले में मुकदमे की जगह जबरन समझौता कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि शादी की बात करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। वहीं पीड़िता ने पुलिस के जबरन समझौता कराने का भी एक वीडियो बनाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। समस्या यही है कि लड़का ने इंस्टाग्राम पर नंबर भेजा था और उसने शादी का झांसा दिया था और मजा मार के छोड़ रहा है। और जब वहाँ बस्ती से वापस से गई थी तो वहाँ से कप्तानगंज वहाँ दुबौलिया थाना पर आया था। तो दुबौलिया थाना पे दोबारा मुझको बुलाए और मतलब बोले कि हम तुम्हारे साथ क्या जबरदस्ती दिए के हैं। तो हमने बोला जबरदस्ती किए हो आप लोग, जबरदस्ती करके सुलहनामा कर लिए। हम नहीं किए हैं, उन लोगों ने जबरदस्ती अपने मर्जी से लेके हैं। कोई प्रधान था और पुलिस थे और जबरदस्ती अपने मर्जी से लेके और सुलहनामा करके पैसा ले लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बस्ती जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया। उसके द्वारा यह बताया गया कि फेसबुक सोशल मीडिया से युवक से उसका प्यार हुआ और युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार सारे संबंध बनाए। यहाँ तक महिला ने गर्भपात का भी आरोप लगाया है, लेकिन महिला के साथ न्याय करने के बजाय दुबौलिया पुलिस ने थाने में बुलाकर जबरन सुलह करा, जिसका महिला ने वीडियो भी बना लिया। पीड़ित युवती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की उम्मीद की है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की बात करती है, दुबौलिया पुलिस उसको पूरी तरह धूमिल करने में जुटी हुई है। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। उनका ये पूरा मामला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस पर जबरन समझौता कराने का आरोप भी लगा है। ये कहा गया है कि जहां पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने की बात पीड़िता के माध्यम से की गई थी, वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर जबरन समझौता करानी चाहती है। ऐसे में मामले में मुकदमे की जगह जबरन समझौते के आरोप लगे हैं, जिस पर अब देखना होगा कि पुलिस का किस तरीके का बयान सामने आता है। लेकिन ये बहुत गंभीर है कि जहां पर न्याय के लिए एक दलित युवती जिसके साथ दुष्कर्म हुआ झांसा देकर, और अब वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन जिनको न्याय देना है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पुलिस अधीक्षक से अब न्याय की गुहार लगाई है। मामले में देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई होगी। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रत्नेश्वर, ये जो मामला सामने आया उसके बाद जब आरोप लगा, पीड़िता पुलिस के पास जाती है, मामले में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन जबरन समझौता कराने का आरोप लग रहा है। अभी इसमें ताजा अपडेट क्या है? पुलिस के उच्च अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी रवि, जिस तरीके से हम आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हर थाने में महिला हेल्प डेस्क है, लेकिन साफ तरीके से देखा जा सकता है वीडियो में महिला के द्वारा जबरन सुलह कराया जा रहा है, जिसका महिला ने वीडियो बनाया। उसमें साफ तरीके से महिला यह कह रही है कि जबरन सुलह कराया जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा बदलने कोई बात नहीं, आप सिग्नेचर जबरन सुलह कराएगा, जिसका महिला ने वीडियो बनाया और वायरल किया। यही इस पूरे प्रकरण को लेकर जब यहाँ के जो जिम्मेदार है उनसे बात की गई तो साफ तरीके से इनकार करते हुए यह कह रहे हैं कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जी, अभी तक इस प्रकरण में कोई FIR दर्ज नहीं हुई जो जानकारी में है। रत्नेश्वर, यहाँ पर क्योंकि अब न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक से भी लगाई गई है, तो पुलिस अधीक्षक की ओर से भी क्या कोई बयान सामने आया है? क्या लगता है इस पूरे मामले पर अब? जिसमें जानकारी मिली है कि अभी भी इस पर कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं अधिकारी। तो हमारी इससे क्षेत्राधिकारी से भी इस मामले पे लेकर बात की गई है। उन्होंने इस मामले को साफ तरीके से इनकार किया है कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। तो इस तरीके से साफ जाहिर हो सकता है कि जानकर भी साहब अनजान बने हुए हैं। जी ठीक है रत्नेश्वर, आप मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बड़ा गंभीर मामला है, अगर पुलिस की हिलावली सामने आ रही है तो उच्च अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया आपका।